हमारा कुछ डिस्कशन रह गई थी, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, इसमें कुछ चीज़ें रिवाइज़ करते हैं। देखो, एक चीज़ तो हमने ये पढ़ी थी याद करने वाली कि अगर तो स्फेयर हो, सही है, तो स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ था? वो अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री 3/8 आर दूर था अपने सेंटर से, सेंटर ऑफ द प्लेन फेस। अब प्लेन फेस आप जानते हैं ना, ये है, सही है, प्लेन फेस ये है। तो वो प्लेन फेस से अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में यहाँ पर ये 3/8 ऑफ आर इतना दूर मौजूद था, ठीक है। और दूसरा, आपने कोन के बारे में क्या पढ़ा था कि कोन में, राइट सर्कुलर कोन में जो सेंटर ऑफ मास है, वो 3/4h ऑफ 0 था व्हेन मेजर्ड फ्रॉम वेयर? वर्टेक्स, ठीक है। इन बातों को जहन में रखते हुए अब ज़रा एक सिचुएशन देखो। एक सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है आपके सामने कि कंसिडर दैट यू आर मेकिंग अ टॉय that is to be formed by attaching a hemisphere to a cone as shown in the diagram। ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, सही। अब इसमें देखो, this shape is placed with point A on the ground। point A ground पर है, where A is a point on the rim of the hemisphere, सही है। यहाँ पे the toy starts with OA vertical। उसमें जो ये OA है वो vertical है, right? We would like the toy to return to a stable position। वो क्या stable position है? That is when apex, the point of the cone, is vertically above O। कि ये जो point vertex है ये vertically above हो जाए, and OA is horizontal, और फिर OA horizontal हो जाए। मतलब ये स्फेयर कुछ इस तरह का बन जाए, कोन OA जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, दिस पॉइंट इज़ वर्टिकली अबव, सही। अब एक बात होता है कि ये इस तरह की स्टेबिलिटी उसी वक्त होगी जब सेंटर ऑफ मास कोन का और स्फेयर का अलाइंड हो जाए। अच्छा, वो तो हो जाएगा अलाइन, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास में भी देखा है कि उसका डिस्टेंस इसी तरह से होता है। ये जो टोटल 180 डिग्री होता है ये π/2 से दूरी पे आता है, सही। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि मास ऑफ द हेमीस्फेयर कैसे निकलेगा। मास ऑफ द हेमीस्फेयर 4/3 πr³ स्फेयर का होता है, तो डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय रो, एंड मास ऑफ द कोन इज़ 1/3 πr² इंटू रो, ठीक है। अब मोमेंट्स अबाउट OA, अगर इस OA के हिसाब से मोमेंट्स देखे जाएं तो भाई इन मोमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए एक दूसरे को। अगर मैं स्फेयर की बात करता हूं तो स्फेयर का जो होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, वो हम जानते हैं कि 3/8 R होना चाहिए, दूरी अपने प्लेन फेस से, और इसका प्लेन फेस ये है ना, तो इस प्लेन फेस से 3/8 R दूरी अपने सेंटर से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और तो हमने इसका मोमेंट अगर निकालेंगे तो इसका जो भी मोमेंट होगा, अगर वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी की तरफ खींचेगा ऐसे। अब जो भी मोमेंट बनेगा कोन का, हम उसके इसको बराबर रख देंगे, सो दैट इक्वेशन कैन ये स्टेबल हो जाए। अच्छा, अब स्टेबिलिटी में भी एक इशू है। पहले तो ये एक चीज़ समझो कि हमने कोन के बारे में क्या पढ़ा था। कोन के बारे में ये पढ़ा था कि ये वर्टेक्स से जो इसका डिस्टेंस होगा वो 3/4h होगा। ये भी मैं ऊपर देखकर आया था। तो इसका मतलब है कि OA के हिसाब से, क्योंकि हम इस वक्त वो देख रहे हैं मोमेंट्स को, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मोमेंट होना चाहिए, ये अगर ये 3/4 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1/4h होना चाहिए। और अगर तो इन दोनों को बैलेंस होना है, तो इसका जो मोमेंट होगा
क्योंकि जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप्स डाउनवर्ड, तो मतलब ये जो मोमेंट बनेगा, ये जो मोमेंट बनेगा, सो इन दोनों को बैलेंस होना चाहिए। अच्छा जी, हम इनिशियली कोन भी राइट साइड पे ऐसे मतलब इस तरफ से क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, अगर तो इसको स्टेबल करना है तो इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है हम इन दोनों को इनिशियली बराबर रखेंगे सो दैट इट कैन बी स्टेबल। लेकिन इस स्टेबिलिटी में एक इशू है, हम इज इक्वल्स टू तो रखेंगे लेकिन हमको रेंज ऑफ वैल्यूज़ देनी है इसमें एच की। तो एक बात तय है, आप जानते हो कि अगर मैं ये लेंथ बढ़ाता हूँ तो एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा, एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा और फिर ये नीचे आएगा। तो बेसिकली इसके लिए ये एच जो है इसके हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से छोटा होना चाहिए। सो एनीवे, पहले तो आपने जब ये दोनों मोमेंट्स बराबर रखे, इसका भी और इसका भी, इसको सिंप्लीफाई किया तो इसमें से ये चीज़ निकल के आ गई स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर आपने h निकाला तो वो √3r है, सही है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर रूट लेंगे, h √3r आ जाएगा। सिंस वी वॉन्ट द टॉय टू रिटर्न टू इट्स अपराइट पोजिशन, इसका मतलब ये है कि जो h हो अपने फंक्शन ऑफ r से, फंक्शन ऑफ r से कम होना चाहिए। आपने ऑर्डर किया? अच्छा नहीं मैंने ऑर्डर किया। आप अंदर आ जाओ बेनज़ीर। अच्छा, बालाज की वो यूनिवर्सिटी वाली ट्रीट तो नहीं आ गई हैं? बालाज कह रहा है नहीं आज तो बताया ही नहीं था, पैसे ही नहीं है। चलो ये मैं तुम्हारी ट्रीट वैसे ड्यू है, हमारे पास आसानी है वैसे, रेस्टोरेंट बराबर है तो हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक हो गया, सही है। तो अब ये इसका मतलब है कि टॉय बैलेंस होगा। अब देखो इसकी इस तरह की एक और एग्जांपल देखो कि अ सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 2r, ठीक है, नज़र आ रहा है इसमें, इज जॉइंट टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म कोन ऑफ हाइट h विद बेस रेडियस r, राइट। इसका बेस रेडियस r है, हाइट इसकी h है, ज्वाइन किया गया। द कोन एंड हेमिस्फेयर्स हैव देयर प्लेन्स फेसेस टुगेदर, जॉइंट टुगेदर एट द जॉइन देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑल्सो कोइंसाइड्स। मतलब ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द कोन जो है, मतलब वही सेंटर ऑफ द स्फेयर है, लाइन ऑफ सिमेट्री कोइंसाइड कर रही है, सेंटर में बिल्कुल कोन फिट हुई है इसके। इफ द कोन इज ट्वाइस एज डेंस एज हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर की अगर मैं डेंसिटी रो रखूँगा तो कोन की डेंसिटी 2 रो रखूँगा, सही है। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द h एंड r so that shape can balance when both plane faces are vertical। हाँ देखो इसमें समझ आ जाएगी कहानी, एग्जैक्टली ऐसी ही एग्जाम्पल थी पीछे वाली। अब हम जानते हैं मास ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 πr³। अब इसका रेडियस क्योंकि 2r था तो रेडियस क्यूब यानी कि ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रो, तो ये मास आ गया हेमिस्फेयर का। मास ऑफ द कोन, कोन का फॉर्मूला 1/3 πr² होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 रो होगा, ये बात हम पहले डिसाइड कर चुके थे, ये आ गया इसका। अगर मैं चाहता हूँ कि जनाब ये बैलेंस रहे तो इसका मतलब है कि जो इसका टर्निंग इफेक्ट होना चाहिए वो इसके सेंटर ऑफ मास का टर्निंग इफेक्ट होना चाहिए, दोनों के टर्निंग इफेक्ट को हम कर देंगे इक्वेट। अब हमने पढ़ा था पीछे कि जो सेंटर ऑफ मास होता है हेमिस्फेयर का, वो अपने इस प्लेन फेस से 3/8 टाइम्स ऑफ रेडियस की दूरी पे होता है। तो 3/8 ऑफ द रेडियस यानी कि 3/8 ऑफ 2r को इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्निंग इफेक्ट आएगा इसका।
वो ये ना मोमेंट अबाउट द प्लेन फेस लिया गया है, सही है, मोमेंट अबाउट द प्लेन फेस। क्योंकि देखो मोमेंट काम कैसे करेगा, ये सेंटर ऑफ मास है, वेट की डायरेक्शन ये है, तो ये मूवमेंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह से ये प्लेन फेस है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो कोन का होता है उसके बारे में क्या पढ़ा है कि वो अपने वर्टेक्स से कितना दूर होता है, वो वर्टेक्स से अपना 3/4h दूर होता है। क्योंकि हम मोमेंट अबाउट प्लेन फेस ले रहे हैं तो h माइनस 3/4h, इसका मतलब ये जो आएगा प्लेन फेस के हिसाब से जो आएगा ये असल में 1/4h हो जाना चाहिए, क्योंकि 3/4 इज़ 1/4h, ये सेंटर ऑफ मास है, सही। तो ये जो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ये इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करेगा टू अटेन स्टेबिलिटी। इसको आपने इसके बराबर रख दिया, सही। ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आती है। सर ये आपने उसे बताया था कि आपने जैसे राइट एंगल में बताया था, राइट एंगल में बताया था, राइट एंगल ये वाली एग्जाम्पल एच में से आप माइनस कर दो 1/3 होता है ना ट्रायंगल में, वो 1/3 है ट्रायंगल का। ये है कोन, कोन की आपने वीडियो नहीं देखी? देखिए मैं आपको तभी वही ये देखो मैंने कोन के बारे में बताया था कि कोन में 3h/4 होता है फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स। राइट एंगल ट्रायंगल आपने किया था। अब यहाँ से अगर डिस्टेंस लेंगे तो वो ये डिस्टेंस 3/4h है ना, तो फिर हम क्योंकि प्लेन फेस से मूवमेंट देख रहे थे तो ये फेस h माइनस 3/4h 1/4h, वो सिचुएशन इस तरह की थी, ठीक है। तो ये चाह तो करवा भी देते, करवा देते हैं। चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया, अब ये भी यूट्यूब पे जाएगा। सो एनीवे, ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई ये चीज़ अच्छी है, इसको थोड़ा गौर से देखना। हम लोगों ने M1 में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन का मतलब है कि फोर्स दैट अपोज द मोशन, सही है। इसकी डायरेक्शन वो होगी जो कि मोशन की डायरेक्शन होगी, उसकी ऑपोजिट होगी। और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आप जानते थे कि आर नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि फोर्सेस फिलहाल बैलेंस है, और अगर ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग है तो जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगी, वो फ्रिक्शन होगी, राइट। उस एग्जाम्पल को देखो। एग्जाम्पल कहती है कि कंसिडर अ यूनिफॉर्म लैडर AB रेस्टिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। इसका मतलब है कि दिस वॉल इज अ स्मूथ, right, and a rough horizontal floor, the floor is rough। इसका मतलब फ्रिक्शन होगी तो नीचे होगी। the ladder has length 2a, इसकी जो टोटल लेंथ है लैडर की वो 2a है, सही, एंड मास m। अब अगर ये यूनिफॉर्म है तो यकीनन एक लैडर का यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा। और द लैडर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वॉल सो दैट tan थीटा इज 3/4। अच्छा, tan थीटा 3/4 के हिसाब से अब कुछ चीज़ें तो खुद ही पहले से निकाल लो। क्या आप जानते हो कि अगर थीटा, एक ट्रायंगल बना के इसको आप समझ लो कि अगर थीटा 3/4
tan थीटा 3/4 है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पाइथागोरस तुम लोगोगे 5। इसका मतलब है कि आपको ये बताया जा रहा है कि cos थीटा 4/5 है, और आपको बताया जा रहा है कि sin थीटा 3/5 है ना। ये हम क्योंकि यूज़ करेंगे आगे चल के। अब वो कह रहा है कैन वी फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड कीप द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग, उसको स्लिप होने से रोके। तो बेसिकली हमारा टारगेट इसको रोकना है स्लिप होने से, मतलब इसको बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लेके आना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें पहले जैसे M1 में किया करते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली उसको चेंज किया करते थे, तो हमने भी इसमें चेंज किया, रिजॉल्व किया। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टली अगर हम चेंज करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, तो अब देखो इधर, अब अगर ये स्लिप हो रही है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, राइट। एंड व्हाट इज बैलेंसिंग इट, इस दीवार का नॉर्मल रिएक्शन एस, ऐसा। सो F इज इक्वल्स टू एस होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में। फिर उसके बाद आप फोर्सेस को ज़रा वर्टिकली रिजॉल्व करें। वर्टिकली रिजॉल्व करें तो आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, एक तो जो सेंटर ऑफ मास है उसको वेट नीचे खींच रहा है, isn't it? और जो लैडर ज़मीन पे रखी हुई है सरफेस के साथ इसका R होगा, सो दिस R इज बैलेंसिंग mg। सो R is equals to mg. If the ladder is to be prevented from slipping, then F less than equals to mu r। वही कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट टेक द मोमेंट्स अबाउट B। अब ये मोमेंट्स की बात आ गई, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको रिजॉल्व कर लिया। अब हम मोमेंट्स लेते हैं। अब मोमेंट्स अबाउट B, अब आप ये देखो, मोमेंट अगर हम लेंगे B के हिसाब से, तो पहला काम क्या है, ये S मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये S की जो डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। फोर्सेस लग रही हैं दो इस B के ऊपर। अगर मैं कहूँगा मोमेंट की अगर बात कर रहा हूँ ना, तो एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स ये है, सही है। अगर मैं S की बात करता हूँ, अच्छा, या ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि जब मोमेंट की कहानी होती है तो कहानी क्या होती है, कहानी होती है परपेंडिकुलर टू द आर्म, परपेंडिकुलर फोर्स हम लेते हैं। अब ये जो S है इसका वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर हो इसके साथ, है ना। मोमेंट है, S की डायरेक्शन ये है, लेकिन इसका वो कंपोनेंट लेंगे कि जो परपेंडिकुलर हो इस आर्म के साथ, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट वो होता है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो आप देखो, अगर ये 90 है, मुझे ये भी पता था कि ये भी तो 90 है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल बनेगा, दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। और अगर इस एंगल की बात करता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है कि थीटा, यानी कि ये जो एंगल है दिस इज थीटा। अब बिकॉज आई नीड दिस डायरेक्शन, तो अगर मैं S की बात करता हूँ तो ये S cos थीटा होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इसके साथ
इस डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री वाली डायरेक्शन पे फोर्स का कंपोनेंट चाहिए था। दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेट मोमेंट, है ना। तो अब ये डायरेक्शन तो ऐसे थी, अब अगर ये डायरेक्शन ऐसे थी तो हमने इस डायरेक्शन को देखा कि इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, वो एस कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। अब इसको देखो, इस एस कॉस थीटा का जो मोमेंट होगा अबाउट बी, राइट, जो ऐसे मूव करना चाहिए, है ना, जो ऐसे मूव करना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके लिए ये मोमेंट आर्म कितना बना, 2a एस कॉस थीटा। 2a इज द लेंथ ऑफ द रॉड और एस कॉस थीटा इज द डायरेक्शन, मतलब वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, सही है। अब दिस इज सपोज टू बी बैलेंस्ड बाय व्हाट, बाय द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बाय द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को यकीनन ये वेट की डायरेक्शन ये है जो हमें नज़र आ रही है ना। अब आप देखो, इस वेट की डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं इसको भी दो हिस्सों में वो करूं कि इसका ये परपेंडिकुलर, मुझे तो ये चाहिए, है ना, पैरेलल टू द रैम्प एंड परपेंडिकुलर टू द, मुझे पर ये परपेंडिकुलर चाहिए। अब ऑफ कोर्स हेड टू टेल रूल के हिसाब से ये और ये होगा। तो भाई अब ये क्या होना चाहिए, ये थीटा है तो इसको थीटा होना चाहिए, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ना, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक तीसरी ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे ना, ये थीटा होना चाहिए। अब ये है 90, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है। अच्छा, ये थीटा है तो इसका ऑल्टरनेट ये बन जाएगा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना, समझ आ रही है बात। इसका ऑल्टरनेटिव वाला एंगल बनेगा थीटा, तो इसका मतलब है कि ये जो mg, अब ये mg cos थीटा है और ये क्या बनेगा, mg sin थीटा, ठीक है। एंड आई नीड दिस mg sin थीटा। अब mg sin थीटा का, क्योंकि मोमेंट अबाउट b ले रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास था ना, लेंथ टोटल 2a थी, हाफ डिस्टेंस है। सो mg sin थीटा इज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड विद a, mg sin theta supposed to be multiplied with a to give you this anti-clockwise torque, any moment. So they should balance each other. अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये a कैंसिल, ठीक है, और mg अपनी जगह पर है, ये a अपनी जगह पर है, तो s ये 2 जाएगा वहाँ डिवाइड करेगा, तो इसमें क्या चीज़ बननी चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा हम पहले ही देख चुके थे, तो s बराबर किसके होना चाहिए यहाँ पे, और क्या चीज़ थी, साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे, 3/5 पुट करेंगे, और कॉस थीटा की 4/5 पुट करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आपके पास s = 3/8 जो है वो आ जाएगा mg, ठीक है। अब फाइनली
हमें पता था इस डायरेक्शन से कि F बराबर S के था, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये F इस S को इक्वेट करा था। तो अगर F बराबर S के था, S हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब है F इज इक्वल्स टू 3/8 mg। हम जानते थे कि F इज इक्वल्स टू म्यू आर है। तो F क्योंकि हमें पता चल गया है 3/8, तो इस F की जगह 3/8 mg रखा, म्यू की जगह म्यू रखा, और R की जगह mg रखा। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल्स टू mg हम ये पहले डिसाइड कर चुके थे। R इज इक्वल्स टू mg है, अभी mg कैंसिल, तो 3/8 लेस देन इक्वल्स टू म्यू, या म्यू इज ग्रेटर देन 3/8, राइट। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, करना क्या है? करना ये है कि हमने पहले ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम के लिए लैडर वाली सिचुएशन में पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखा, फिर वर्टिकल फोर्सेस को देखा, देखने से मुराद देखा और बैलेंस किया, सही है। फिर उसके बाद तीसरा काम किया कि हमने मूवमेंट्स लिए उस प्लेन के जो रफ है। इसका तो कोई काम नहीं था दीवार का, क्योंकि दीवार तो स्मूथ थी, इसमें कोई फ्रिक्शन थी ही नहीं। फिर जब मूवमेंट से हमारे पास चीज़ बनी, फिर हमने इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस ने जो आपको इक्वेशन दी थी उसको उसमें पुट इन किया, जो भी इक्वेशन मूवमेंट से निकली, और उसने आपको रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ कोफिशिएंट दे दिया, राइट। यानी कि हमने 3 स्टेप में इसको डिवाइड कर लिया, पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिर मूवमेंट्स। यही तरीक़ेकार हमारा रहेगा इसमें। अब जैसे क्विकली एक चीज़ के ऊपर हम और जाते हैं कि अ यूनिफॉर्म लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ये दोबारा एक स्मूथ वॉल आ गई, ठीक है, एंड अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रफ फ्लोर आ गया। द लैडर ऑफ लेंथ A, लैडर की लेंथ A है एंड मास 2m, लेंथ टोटल A, मास इसका 2m है, जो कि सेंटर ऑफ मास होगा, सही। द लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट एन एंगल लैडर विद वॉल मेकिंग 30 डिग्री का एंगल है। अ पेंटर ऑफ मास 5m स्टैंड्स ऑन 1/4 ऑफ द वे अप। 5m का पेंटर खड़ा है उस लैडर पे 1/4 ऑफ द वे अप, A/4। द लैडर इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, इसका मतलब है फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। इफ इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, तो स्लिप तो ऐसे ही होगी ना, F। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए अभी तो, और कुछ भी नहीं। फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग। वही, अब देखो हॉरिजॉन्टल बनाया तो S इज इक्वल्स टू F, है ना। वर्टिकल बनाया तो R को बैलेंस करेंगे 7 mg। क्यों? क्योंकि 2 mg भी नीचे है, 5 mg भी नीचे है, ये 2 और 5 मिलकर R को बैलेंस करेंगे 7 mg। फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, अब मोमेंट ले लेंगे अबाउट भी। मोमेंट लिया तो अब आप देखो कि ये S, वही कंपोनेंट थीटा वाला 30 वाला जैसे अभी समझाया था, तो S cos 30 इंटू A, क्योंकि इस वक्त लैडर की लेंथ A थी, क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। और इन दोनों का 2 मुख्तलिफ मूवमेंट्स बनेंगे। 2 mg का ये 30 होगा, ये बात हमने पढ़ी थी अभी, है ना। 230 का साइन के साथ कंपोनेंट A/2 पर। क्यों A/2 पर? क्योंकि टोटल लेंथ A थी, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा A/2 पर। और जो पेंटर खड़ा है A/4 पर, 5 sin 30, इन दोनों को बैलेंस किया, इसमें से S निकाला इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, जैसे कि पहले एग्जांपल में किया था। अब F लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर, F क्योंकि S के बराबर था तो यहाँ पे S पुट कर दिया, आपके पास म्यू की वैल्यू हो गई।
3√3 कैसे है? कैलकुलेशन कर लो ना, साइन 30 sin 30 दोनों 1/2 बनते हैं, अंडर रूट आ ही नहीं रहा। साइन 30 यहाँ होता है, 60 यहाँ होता है, तो cos 30 भी तो है रेडिकल 2/2। लेफ्ट पे, अच्छा लेफ्ट में 1/2√3, ठीक है। करूँ कैलकुलेशन, नहीं सर, cos 30 मिलेगा ना। ठीक है। सर ये वाली दो फोर्सेस का प्लस होता हाँ ना, ये वाली इन दोनों का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज है। सर ये वाला वापस से करिएगा, ये वाला आपको कैसे बना रखा मैंने ऐसे बनाया था, मैंने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन के साथ यहाँ पे 90 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो इसका मतलब है कि ये 90 माइनस 30 है, ये 60 है। और अगर ये 90 है तो इसको दोबारा 90 माइनस 60 यानी कि 30 हो जाना चाहिए। अब अगर ये ऐसे है तो ये डायरेक्शन, ये 30 आ गया ना एंगल, तो ये cos 30 वाला होना चाहिए कम, s cos 30, ठीक हो गया। तो भैया अब मुझे निकलना है ही, 9:05 हो गया क्योंकि मैंने गाड़ी अपनी शोरूम पर दी है। क्या